कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद एस के क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौर्योत्तर काल के बारे में। यानी मौर्य काल के बाद का जो समय था उसको कहा जाता है मौर्योत्तर काल। उसके बारे में हम बात करेंगे, साथ ही साथ ये बात करेंगे कि आखिर क्या रीज़न था जो मौर्य साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य होते हुए भी उसका पतन हो गया, और इसके बाद कौन कौन से राजाओं ने यहाँ पर राज किया और कौन कौन से वंश का यहाँ पे साम्राज्य था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। मौर्य काल के पतन के बारे में अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग मत कहे गए हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है उसके बारे में हम बात करते हैं, जैसे ब्राह्मण रिएक्शन, नॉन वायलेंस ऑफ अशोका, फिनेंशियल रीजन, हैवी सेंट्रलाइजेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ सक्सेसर एंड नो फोकस ऑन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बाउंड्रीज। तो देखिए, ब्राह्मण रिएक्शन में ये था कि ऐसा माना जाता है कि जो बृहदत्त, जो कि मौर्य काल के सबसे लास्ट रूलर थे, वो ब्राह्मण धर्म से मानने वाले थे। वहीं उस समय जो बौद्ध धर्म का अच्छा खासा वर्चस्व था, तो जो बृहदत्त के सेनापति थे पुष्पमित्र शुंग ने, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने इनकी हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। तो ब्राह्मण रिएक्शन ये कहता है। दूसरा रिएक्शन कहा जाता है नॉन वायलेंस ऑफ अशोका। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टार्टिंग में अशोका बहुत ही क्रूर शासक हुआ करता था, लेकिन बाद में जब कलिंगा वार हो गया था उसके बाद इन्होंने नॉन वायलेंस की राह पर चल दिए थे। तो इस वजह से इसका मौर्य काल का पतन स्टार्ट हो गया था। लेकिन ये कहना 100% सही नहीं होगा, क्योंकि मौर्य काल में भले ही अशोका ने नॉन वायलेंस की राह पर चल दिए थे, लेकिन इन्होंने अपनी सेना को कम नहीं किया था। तो ये 100% सही नहीं है मौर्य काल के पतन के बारे में। तीसरा रीज़न कहता है फिनेंशियल रीज़न। फिनेंशियल रीज़न में ये था कि यूँ तो बहुत सारे कर वसूले जाते थे मौर्य काल के दौरान, लेकिन इनके जो सक्सेसर थे वो बहुत ही अय्याश किस्म के थे, जो काफ़ी पैसे, जो जितने भी उनको टैक्स मिलते थे, रेवेन्यू मिलता था, वो सब अय्याशी में उड़ा देते थे। तो ये फिनेंशियल रीज़न भी कहा जाता है। जब पैसे ही नहीं बचे तो धीरे धीरे इनका पतन स्टार्ट हो गया। वहीं हैवी सेंट्रलाइजेशन में जो ताकत थी वह एक सेंट्रल पावर के पास मिल गई थी। तो इस वजह से जो पावर का ये सही से उपयोग नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से जो छोटे छोटे राज्यों ने विद्रोह स्टार्ट कर दिया था। डिसक्वालीफाई सक्सेसर भी एक मेन रीज़न था मौर्य काल के पतन का, क्योंकि अगर हम अशोका के बाद की टाइम पीरियड की बात करें तो कोई ऐसा खास बड़ा राजा नहीं हुआ था जो बहुत ही फेमस हो या जिन्होंने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हो। अशोका के बाद इनका पौत्र दशरथ राजगद्दी पे बैठा था, वो भी बहुत बड़ा कोई राजा नहीं हुआ करता था, और उसके बाद और भी बहुत सारे राजा छोटे मोटे आते रहे। तो लास्ट जो इसका रूरल था वो था बृहद्रथ। नो फोकस ऑन NWFB was also one of the main reason for decline of मौर्य काल। तो देखिए, क्योंकि मौर्य काल के बाद अशोका के बाद कोई भी ऐसा राजा नहीं था जो कि ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर बाउंड्रीज पे फोकस करता था, जिसकी वजह से यहाँ से ही बाद में इंडो ग्रीक, साक और कुषाणों ने भारत पर आक्रमण कर दिया था। वहीं अगर हम चाइना की बात की जाए तो चाइना ने इनसे बचने के लिए द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण कर दिया था, जिसका निर्माण किया था सी हुआंग ने, ताकि ये यहाँ पे आक्रमण ना कर पाए। तो जिस वजह से चाइना तो सेव हो गया था, तो उसके बाद इन्होंने इंडिया पे ही आक्रमण कर दिया था। ये तो था कुछ इम्पोर्टेंट मौर्य काल के पतन के बारे में। तो अब देखते हैं मौर्योत्तर काल में किन किन वंश का यहाँ पे उत्कर्ष होता है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए आप ऐसे याद करते हैं, सुक्सा चेसांकू, जिससे कि आपको ये सीरियल वाइज याद हो जाए। शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहक वंश, चेदी वंश, शक वंश और कुषाण वंश। तो ये आप शॉर्ट वर्ड के लिए याद कर सकते हैं, चुक्सा चेसांकू। मौर्य काल के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव रखी थी। पुष्पमित्र शुंग की अगर कैपिटल की बात किया जाए तो ये विदिशा, यानी मध्य प्रदेश में एक जगह है विदिशा, वो हुआ करती थी इनकी कैपिटल। पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये एक IAS का पूछा गया प्रश्न है। तो यह अश्वमेध यज्ञ से ये पूछा गया था, इसको सीरियल मैच कराने के लिए आया था। तो समुद्रगुप्त ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं, और सबसे ज़्यादा प्रवरसेन प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए हैं। जिनको ये अश्वमेध यज्ञ नहीं पता उनको मैं बता देना चाहूँ, इसमें ये होता है कि एक घोड़ा छोड़ा जाता है, तो वो घोड़ा जहाँ जहाँ तक अगर कोई भी नहीं पकड़ता है और वो वापस आ जाता है, तो मान लिया जाता है कि वो सभी राज्यों ने
इनके अधीनता स्वीकार कर ली और जो भी राजा उसको पकड़ लेता था उससे उनका युद्ध होता था। फिर जो भी जीत जाता था उसका वो पूरा राज्य हो जाता था। ये होता था अश्वमेध यज्ञ। देखिए पतंजलि भी उस समय हुआ करते थे जिन्होंने महाभाष्य नामक ग्रंथ की रचना की थी। वहीं मनु ने मनुस्मृति और पर्णी ने अष्टाध्यायी की रचना की दी थी। और ये जो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन हुआ करते थे ये तीनों ही के तीनों। देखिए अष्टाध्यायी तो याद करना एकदम आसान है कि इसमें 8 अध्याय थे, इसलिए इसका नाम अष्टाध्यायी था। और इसमें 4000 श्लोक थे। ये भी एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और मनु को पहला विधि वेत्ता माना जाता है क्योंकि कानून पर लिखी गई पहली पुस्तक जो थी वो मनुस्मृति ही थी। तो ये भी एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखते शुंग वंश में कौन कौन से प्रमुख राजा हुए थे। तो पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र और देवभूति, ये कुछ इम्पोर्टेंट शुंग वंश के शासक थे। देखिए कालिदास द्वारा रचित एक ग्रंथ था जिसमें मालविकाग्निमित्रम है। तो ये जो अग्निमित्र है उनकी हम बात कर रहे हैं। इस पुस्तक में अग्निमित्र और मालविका की प्रणय गाथा के बारे में बताया गया है जो कि कालिदास द्वारा रचित है। तो बस इससे ज़्यादा शुंग वंश में कुछ खास प्रश्न नहीं पूछे जाते एग्जाम में। तो अब बात करते हैं कण्व वंश की। कण्व वंश अंतिम शुंग शासक देवभूति की हत्या करके वासुदेव ने कण्व वंश की नींव डाली थी। और कण्व वंश का अंतिम शासक था सुशर्मी। बस इसके अलावा कण्व वंश में कोई खास एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं सातवाहक वंश के बारे में। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सिमुक ने सुशर्मा की हत्या करके सातवाहक वंश की नींव डाली थी। तो इस तरह से संस्थापक कौन हो जाता है, सिमुक हो जाता है सातवाहक वंश का। सातवाहक वंश को आंध्र जातीय वंश भी कहा जाता है क्योंकि इनका अधिकतर विकास जो आंध्र प्रदेश के आसपास हुआ था इस वजह से। इसका विकास आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों के दोआब में हुआ था। तो दोआब जहाँ दो नदियाँ का संगम होता है उसको दोआब कहा जाता है। सातकर्णी प्रथम ने अंग प्रांत की राजकुमारी नागनिका से विवाह किया था। यह भी एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है जो कि पीसीएस में पूछा गया था। सातकर्णी प्रथम के बारे में हमें जानकारी नागनिका और नानाधार अभिलेख से प्राप्त होती है। सातकर्णी प्रथम सातवाहक वंश का पहला शासक था जिसने अपने नाम के आगे अपने माता का नाम जोड़ने की प्रथा शुरू की थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कई बार एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जामों में और छोटे एग्जामों में पूछा जाता है। इनकी माता का नाम होता था गौतमी, इसीलिए इनको कहा जाता था गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी प्रथम ने शक और पल्लव को पराजित किया था। सातकर्णी प्रथम ने ही शक शासक नहपान को पराजित किया था और चांदी के सिक्के चलाए थे। वरिष्ठी पुत्र पुलभामी, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी के बाद इसका उत्तराधिकारी बना था। इसके बाद अपनी माता का नाम आगे लिखने की प्रथा स्टार्ट हो गई थी। सातकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था। नासिक अभिलेख, काले अभिलेख और अमरावती अभिलेख का संबंध वरिष्ठीपुत्र पुलभामी से है। 2 पतवार वाले जहाज का चित्रांकन वशिष्ठीपुत्र पुलभामी के सिक्कों पे देखने को मिलता है। ये एक आईएएस का प्रश्न है। अंतिम सातवाहक शासक हुआ करता था यज्ञश्री सातकर्णी। भारत में सर्वाधिक शीशे के सिक्के जो हैं, शीशे के सिक्के चलाने वाले तो हुआ करते थे सातवाहक। सातवाहनों ने ही प्रोटीन, तांबा और टिन के सिक्के भी चलाए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा सिक्के इन्होंने शीशे के चलवाए थे। एक लेक्चर में सिक्के के ऊपर भी बनाऊंगा जिसमें किस किस राजाओं ने कौन कौन से सिक्के चलाए थे और फर्स्ट टाइम इंडिया में कौन से सिक्के स्टार्ट हुए थे और क्या इम्पोर्टेंस होता है इन सिक्कों का, इसके बारे में हम बात करेंगे। फिलहाल तो अभी हम मौर्योत्तर काल की बात करते हैं। तो अब बात करेंगे हम चेदी वंश की। तो चेदी वंश के संस्थापक थे महानंदिन चेदी, या इनको महामेघवाहन चेदी भी कहा जाता है। चेदी वंश का महानतम शासक था कलिंग राजा खारवेल। हाथी गुफा अभिलेख का संबंध कलिंग राजा खारवेल से है। ये भी आईएएस में पूछा गया एक प्रश्न है। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है चेदी वंश से क्योंकि कोई बहुत बड़ा इसका शासक काल नहीं था समय पीरियड। अब करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वंश की शक वंश। शक वंश और कुषाण वंश से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम मौर्योत्तर काल की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रश्न इन्हीं 2 टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शक वंश की।
ये मध्य एशिया से भारत आए थे और इन्हें चीनी स्रोतों में सई कहा जाता था और ये लोग यायावर जाति के थे। भारत में शक शासक अपने को क्षत्रिय बोलते थे और ये क्षत्रिय दो प्रकार के होते थे, एक उत्तरी क्षत्रिय और एक पश्चिमी क्षत्रिय थे। तो उत्तरी क्षत्रिय कौन कौन होते थे? मथुरा और तक्षशिला के आसपास का जो एरिया कवर करते थे उसको कहा जाता था उत्तरी क्षत्रिय। और उत्तरी क्षत्रिय के जो संस्थापक थे वो माउस थे और इसके और इम्पोर्टेंट जो थे वो अजीज और अजिलज, ये इम्पोर्टेंट कुछ रूलर हुआ करते थे उस समय के। वहीं पश्चिमी क्षत्रिय की बात की जाए तो ये नासिक और उज्जैन के थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध जो माने जाते क्षत्रियों में वो उज्जैन के ही माने जाते हैं, नासिक और उज्जैन दोनों के ही। और ये जो शक वंश थे इनके दो कुल हुआ करते थे, छहरात वंश जो कि महाराष्ट्र में थे और कार्दमक वंश जो कि सौराष्ट्र और मालवा के क्षेत्र में थे। तो जो कार्दमक वंश थे उसके संस्थापक जो माने जाते हैं वो चेस्टन माने जाते हैं। कार्दमक वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक हुआ था रुद्रदामन, जो कि बहुत ही फेमस है, सभी लोगों ने इनके बारे में सुना होगा। दोस्तों ये मैं बहुत ही स्पीड में इसलिए बोलता हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे वीडियो काफ़ी लंबे होते हैं। लोग बोलते हैं कि आप छोटी छोटी वीडियो बनाया करिए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने पूरा नोट डाउन कर ही रखा है। आप इसको पॉज कर लीजिए, अपना नोट्स बना लीजिए। अब बात करते हैं मथुरा संघ की। जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, दो पार्ट्स में ये डिवाइड था। तो अब बात करते हैं मथुरा शक की। तो इनके शुरुआती समय में यहाँ मालवा में रहते थे, लेकिन बाद में विक्रमादित्य के समय ये मथुरा चले गए थे। और ये विक्रमादित्य वही है जिन्होंने 57 BC में विक्रम संवत या मालवा संवत की स्थापना की थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। अब बात करते हैं नासिक शक की। इन्हें महाक्षत्रप भी कहा जाता है। नहपान सबसे प्रमुख शासक हुआ करते थे इसके, इसलिए नहपान को महाक्षत्रप नहपान भी कहा जाता है। लेकिन नासिक शक के जो संस्थापक थे वो भूमिक को माना जाता है। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। नहपान को सातवाहक शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने मारा था, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। अब बात करते उज्जैन के शक की। तो इनका उल्लेख जो है हमको जूनागढ़ अभिलेख से देखने को मिलता है, जिसका संबंध रुद्रदामन से है। उज्जैन रुद्रदामन की राजधानी हुआ करती थी। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है पहला ऐसा अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और चंपू शैली में लिखा गया है। चंपू शैली वो शैली होती है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखी होती है, उसको चंपू शैली कहा जाता है। रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था। सुदर्शन झील जो कि सौराष्ट्र यानी गुजरात में स्थित है, उसमें कुछ टूट फूट गया था, तो उसका इन्होंने मरम्मत करवाई थी रुद्रदामन ने। और चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र सेनापति पुष्पमित्र वैश्य ने इसको बनवाया था। बाद में अशोका के सेनापति तुषास्प ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी और स्कंदगुप्त ने भी इसकी मरम्मत करवाई थी। तो आप देख सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट ये सुदर्शन झील है। तो बात कर लेते हैं कुषाण वंश की। कुषाण वंश भी मध्य एशिया से भारत आए थे। ऐसा माना जाता है कि मध्य एशिया में दो ट्राइब्स के बीच में युद्ध हो गया था, जिसमें एक ट्राइब्स हार गई थी, तो वो भागकर इंडिया में आ गई थी और उन्होंने इंडिया में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो कुजुल कटफिसस ने इसकी स्थापना की थी। और विम कटफिसस और कनिष्क ये तीनों ही बहुत ही फेमस इसके शासक माने जाते हैं। कुजुल कटफिसस की बात की जाए तो इन्होंने भारत में सबसे पहले तांबे के सिक्के चलवाए थे। वहीं विम कटफिसस की बात की जाए तो इन्होंने भारत में सोने और तांबे दोनों के ही सिक्के चलाए थे और ये भगवान शिव को मानने वाले थे, क्योंकि इनकी जो सिक्के इन्होंने बनाए हैं उसमें भगवान शिव की प्रतिमा उत्कीर्ण है। इस वजह से ये माना जाता है कि विम कटफिसस भगवान शिव को मानते थे। वहीं कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। तो चलिए कुछ देखते हैं। कुजुल कटफिसस ने तांबे के सिक्के चलवाए और इस पर यूनानी शासक हार्मेस की प्रतिमा उत्कीर्ण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कुजुल कटफिसस ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कुजुल कटफिसस के उत्तराधिकारी विम कटफिसस ने देवपुत्र, सम्राटों का सम्राट आदि उपाधियां धारण की थी। ऐसी उपाधियां ये इसलिए धारण करते थे क्योंकि ये अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाना चाहते थे, इसलिए ये बड़ी बड़ी उपाधियां उस समय धारण करते थे। विम कटफिसस जो शैव मतावलंबी थे, यानी भगवान शिव को मानने वाले थे। विम कटफिसस ने सर्वप्रथम अपने नाम के सिक्के चलवाए थे, तो ये भी
इम्पोर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि किसने अपने नाम के सिक्के सबसे पहले चलाए थे, तो वो थे बिम कटफिसस ने। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चलवाए थे। इंडो ग्रीक मैं बाद में बात करूँगा, फिलहाल अभी हम नहीं बात करेंगे यहाँ पे। बिम कटफिसस के सिक्के पर नंदी बैल, त्रिशूलधारी शिव और त्रिशूल की प्रतिमा उत्कीर्ण है, इस वजह से ही इनको शिव का भक्त माना जाता है। तो बात करते हैं अब कनिष्क की, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट शासक माना जाता है कुषाण काल का। तो कुषाण वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक कनिष्क हुआ करता था। कनिष्क की राज्याभिषेक 78 एडी में हुआ था और इन्होंने शक संवत की भी स्थापना की थी। तो देखिए कौन कौन से प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। ये संवत के बारे में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है, एडी तक पूछ लिया जाता है कि किस समय में हुआ था ये। तो 57 एडी में विक्रम संवत या मालवा संवत की स्थापना हुई थी, 78 एडी में शक संवत और 319 में गुप्त काल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी लोग इसका नोट्स ज़रूर बना लीजिए। 100% मैं दावा आपसे करता हूँ कि अगर इस टॉपिक से कहीं भी कोई भी प्रश्न पूछते हैं तो इसके बाहर से एक सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो बात करते हैं कनिष्क के कैपिटल की। तो कनिष्क की कैपिटल क्या हुआ करती थी? पुरुषपुर, पेशावर इसकी कैपिटल हुआ करती थी। पाकिस्तान में है पुरुषपुर। मथुरा की कनिष्क की दूसरी राजधानी हुआ करती थी, यानी मथुरा जो है इसकी दूसरी राजधानी थी। पहली थी पेशावर और दूसरी मथुरा इसकी राजधानी थी। कनिष्क ने देवपुत्र और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर कश्मीर में ही एक कनिष्कपुर नगर बसाया था और कनिष्क के समय में ही चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बढ़ गया था। इस बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं गौतम बुद्ध के बारे में। उसमें चारों ही बौद्ध संगीतिकी के बारे में मैंने ऑलरेडी जिक्र किया हुआ है। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो मेरे एंशिएंट हिस्ट्री के लिस्ट में जाकर बौद्ध धर्म के बारे में जान सकते हैं। कनिष्क ने महायान संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया था। रेशम मार्ग पर कुषाण वंश के शासकों का आधिपत्य हो गया था। वहीं अगर रेशम की बात की जाए तो इसकी उत्पत्ति चाइना से मानी जाती है सबसे पहले। अभी मैं आपको रेशम मार्ग मैप में दिखाता हूँ कि कहाँ था इसका रेशम मार्ग। तो ये देखिए भारत के ऊपर से होते मतलब ये चाइना से होते हुए ये जो जाता था रोम तक जाया करता था। सिल्क रूट जिसे कहा जाता है, बहुत ही फेमस है सिल्क रूट। तो इस पर किसका आधिपत्य हो गया था? कुषाण शासकों का आधिपत्य हो गया था। मथुरा से कनिष्क की सर्वविहीन मूर्ति मिली है, यानी ऐसी मूर्ति जिस पर उनका सर नहीं था और उन्होंने सैनिक का पोशाक पहना हुआ है। कनिष्क के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? तो ये पार्श्व थे जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे। वसुमित्र महाविभास के बारे में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जो कि बौद्ध धर्म का विश्वकोश माना जाता है। अश्वघोष जो कि बौद्ध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी, बहुत ही फेमस बुक है बौद्ध चरित्र। इसी को बौद्ध धर्म का महाकाव्य भी कहा जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है बौद्ध चरित्र। उसके अलावा थे नागार्जुन जो कि प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। नागार्जुन को ही दोस्तों पारे का आविष्कारक माना जाता है और नागार्जुन ने ही सापेक्षिता का सिद्धांत भी दिया था। और चरक जो कि राजवैद्य हुआ करते थे, इन्होंने चरक संहिता की स्थापना की थी। आपने देखा होगा चरक के नाम से कई सारे हॉस्पिटल या छोटे छोटे सेंटर्स भी खुले होते हैं, वो इनकी ही नाम की वजह से खुले रहते हैं। इसका मतलब होता है राजवैद्य, लेकिन ये एक्चुअल में राजवैद्य उस समय हुआ करते थे। कनिष्क के समय ही मूर्ति कला का विकास हुआ था। तो दो तरह की मूर्तियाँ होती थी, एक तो गांधार शैली और ये मथुरा शैली। इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, आईएएस के स्पेशली। और अगर आप कोई भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर स्टेट लेवल की भी कोई पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो वो भी ये वीडियो देख सकता है। देखिए गांधार शैली ये भारतीय व यूनानी शैली का इसमें मिश्रण माना जाता है और उसका विषय जो था वो बौद्ध धर्म था। गांधार शैली में निर्मित बौद्ध मूर्तियों में गौतम बुद्ध को खड़ी मुद्रा में दिखाया गया है। और गांधार शैली का जो प्रमुख संरक्षक था वो शक और कुषाण थे।
मतलब संरक्षण किसको प्राप्त था, इनको शक और कुषाणों का संरक्षण प्राप्त था गांधार शैली को। और दूसरी थी मथुरा शैली। मूर्ति बनाने की ये पूर्णतया भारतीय शैली थी। इसमें गौतम बुद्ध को ध्यान अवस्था में दिखाया गया है और इसमें गौतम बुद्ध का जो चेहरा है वो शांत और बाल घुंघरैले दिखाए गए हैं। गौतम बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण सर्वप्रथम मथुरा शैली में ही हुआ था। अब ये जितने भी मैं प्रश्न बताऊंगा आपको, ये सब IAS में ही पूछे गए हैं। भारत में कुषाण कालीन मूर्तियों का सबसे बड़ा संग्रहालय मथुरा संग्रहालय है और मथुरा शैली में निर्मित मूर्तियों में लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये कई बार IAS में और स्टेट लेवल में पूछा गया है। कुषाण की मुद्राओं में शिव को मानव रूप में दिखाया गया है। सर्वप्रथम बुद्ध की जो प्रतिमा थी वो कनिष्क के सिक्कों पर निर्मित थी, जिससे ये पता चलता है कि कनिष्क एक बौद्ध भिक्षु था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था। अफगानिस्तान का एक बागियान था जो कि बौद्ध प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध माना जाता था, जिन्हें तालिबान ने नष्ट कर दिया था। रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार चाइना से हुआ, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ। और कुषाण वंश का अंतिम शासक था वसुदेव। तो ये तो था दोस्तों मौर्योत्तर काल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बन सकते थे, वो मैंने सभी इसमें कवर किए हैं। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डन पीरियड यानी गुप्त काल की। ओके दोस्तों, जब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।